बजाज फाइनेंस का स्टॉक क्यों गिरा आज। दोस्तों, बजाज फाइनेंस के कल क्वार्टर के रिजल्ट आए थे एंड कॉल भी हुआ था। एंड दोस्तों, आज बजाज फाइनेंस का स्टॉक लगभग 7 से 8% से गिर गया था। दोस्तों, क्या रीजन है स्टॉक के गिरने के पीछे, अपन ये डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में क्वार्टर के रिजल्ट का एनालिसिस भी करेंगे। एंड साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बजाज फाइनेंस का फर्दर ग्रोथ आउटलुक क्या है एंड हमारे लिए यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है। दोस्तों, फर्स्टली यही डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक 7 से 8% क्यों गिरा। दोस्तों, बजाज फाइनेंस का जो मीडियम टर्म का ग्रोथ गाइडेंस था वो अपनी एयूएम को 24 से 25% से ग्रोथ करने का था। मतलब FY 26 के लिए भी एयूएम 24 से 25% ग्रोथ होनी थी, बट इस वाले कॉन कॉल के अंदर बजाज फाइनेंस ने अपना FY 26 का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो घटा के 22 से 23% कर दिया। एंड उसके पीछे रीजन बताया कि उनका जो एमएसएमई लेंडिंग वाला वर्टिकल है वहां पे कुछ स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। मतलब जो अनसिक्योर्ड एमएसएमई है वहां पे स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। साथ में ही जो इनका लो टिकट साइज व्हीकल फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट है वहां पे भी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से FY 26 में इनकी लोन बुक केवल 22 से 23% से ग्रोथ कर पाएगी। मतलब यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस रिड्यूस हुआ है और मार्केट ने इस सेंटीमेंट को बहुत नेगेटिव लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक करेक्ट हुआ। बिकॉज मार्केट का ऐसा मानना है कि क्वार्टर 1 के अंदर भी यहाँ पे कुछ स्ट्रेस देखा गया था एमएसएमई लेंडिंग के अंदर, एंड क्वार्टर 2 के अंदर भी एमएसएमई लेंडिंग के अंदर स्ट्रेस है। इसका मतलब ये सिचुएशन थोड़ी और लंबी खिंच सकती है और थोड़ी अनसर्टेनिटी है एमएसएमई लेंडिंग के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे ऐसा खतरनाक रिएक्शन दिया। अब दोस्तों, इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, ये है बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 2 के नंबर्स। दोस्तों, बात कर लेती एयूएम ग्रोथ की तो वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से इनकी एयूएम 24% से ग्रोथ हुई है। बात कर ले क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव की तो इनकी एयूएम 4.7% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों, बात कर ले इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की, वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 23% से ग्रोथ हुई है। बात कर ले क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट 3.8% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट सेम रहा है। एंड दोस्तों, यदि बात करें एसेट क्वालिटी की तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस देखा गया है। क्वार्टर 1 के अंदर इनका नेट एनपीए 0.50% था। क्वार्टर 2 के अंदर इनका नेट एनपीए बढ़ के 0.60% हो गया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हुई है और इनका नेट एनपीए 10 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने अपना प्रोविजन बढ़ाया होगा। और जो इनकी कमेंट्री थी कि हमारी जो एमएसएमई लेंडिंग के अंदर थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिला है या हमारा स्मॉल व्हीकल फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर स्ट्रेस देखने को मिला है, उसके कारण यहाँ पे इनके प्रोविजंस बढ़े हैं और प्रोविजन बढ़ने के कारण यहाँ पे इनके नेट एनपीएस बढ़े हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स की। दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इनका कॉस्ट ऑफ फंड 27 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। पहले इनका क्वार्टर 1 के अंदर कॉस्ट ऑफ फंड था 7.79% का, अब इनका कॉस्ट ऑफ फंड घट के कितना हो गया 7.52% का। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, 27 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो दोस्तों, आप ही देखो कि कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस हुआ 27 बेसिस पॉइंट से, इसका मतलब एवीएम 24% से ग्रोथ हुआ है तो प्रॉफिट एटलीस्ट 25-26% से ग्रोथ होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज इनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोविजंस बढ़ गए हैं। मतलब एसेट क्वालिटी खराब हुई है तो एनपीएस बढ़ाने पड़े, प्रोविजंस बढ़ाने पड़े, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट केवल 23% से ग्रोथ हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट में भी 25-26% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता। दोस्तों, बात कर ले इनकी क्रेडिट कॉस्ट की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इनका क्रेडिट कॉस्ट 7% से इंक्रीज हुआ है। इसी वजह से इनके एनपीएस यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से 10 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। दोस्तों, बजाज फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के अंदर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट का डिसीजन लिया था उसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज हुई है। एंड उसकी वजह से बजाज फाइनेंस ने अपने फेस्टिव सीजन के दौरान लगभग 6.5 मिलियन मतलब 65 लाख नए कंज्यूमर लोन डिसबर्स करे हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 27% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है। एंड वैल्यू ग्रोथ की बात कर लें तो 29% का वैल्यू ग्रोथ दिखा है लास्ट ईयर फेस्टिव सीजन के कंपैरिजन में। एंड दोस्तों, इस फेस्टिव सीजन में बजाज फाइनेंस ने 2.3 कस्टमर्स को लोन डिसबर्स किया है, जिसमें से 52% कस्टमर एकदम न्यू है। मतलब बजाज फाइनेंस ने अपने कस्टमर फ्रेंचाइजी के अंदर लगभग 1 मिलियन के आसपास में नए कस्टमर यहाँ पे जोड़ दिए हैं। एंड दोस्तों, बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट ने बोला है कि मेजरली जो लोग हैं वो थोड़ा प्रीमाइजेशन के ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, घर पे जैसे एसी टीवी फ्रीज खरीद रहे हैं। मेजरली इन्हीं चीजों को लेके यहाँ पे कंज्यूमर लोन डिसबर्स करे गए हैं। एंड दोस्तों, जैसे आपको पता होगा बजाज फाइनेंस एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनबीएफसी है। लास्ट कुछ क्वार्टर से बजाज फाइनेंस ने अपने एग्जीक्यूशन के अंदर अपने ऑपरेशंस के अंदर एआई बॉट्स को ऐड किया है। एंड यहाँ पे दिखाया भी है मैनेजमेंट ने कि हमारे एआई बॉट्स ने 1980 करोड़ की पर्सनल लोन डिसबर्स करे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है यार, 1980 करोड़ की पर्सनल लोन डिसबर्स करना, वो भी एआई बॉट के द्वारा। मतलब यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, एआई बॉट के द्वारा कॉल जनरेट हुआ है, कस्टमर को कॉल गया है, कस्टमर से इंटरेक्शन हुआ है एआई बॉट का, और कस्टमर ने जो भी आगे एग्जीक्यूशन बताया है या जो भी डिसीजन बताया है उसके बाद में उसको पर्सनल लोन डिसबर्स कर दिया गया है, वो भी 1980 करोड़ रुपए का। इट्स ए बिग डील फॉर बजाज फाइनेंस। मतलब ये टेक्नोलॉजी पे कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं और अपने टेक्नोलॉजी को कंसिस्टेंटली और इंप्रूव करते रहते हैं, उसका फायदा इनको मिल रहा है। इसका मतलब विद टाइम
यदि एआई बॉट्स ने यहाँ पे अच्छे से काम कर दिया तो इनको बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। अब दोस्तों एक बार बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस होता है इनका लॉन्ग टर्म का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एयूएम के पर्सपेक्टिव से इनका जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ गाइडेंस होता है वो होता है 25 से 27% से एयूएम को ग्रोथ कराने का। दोस्तों बात कर ले प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट की, तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ कराने का गाइडेंस होता है 23 से 24% का। दोस्तों बात कर ले ग्रोस एनपीए का, तो इनका गाइडेंस होता है कि हम लोग 1.2% से 1.4% के बीच हमारा ग्रोस एनपीए रखेंगे। एंड नेट एनपीए के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस होता है कि हमारा नेट एनपीए 0.40 से 0.50% के अंदर ही रहेगा। एंड बात करें रिटर्न रेशियोज की, तो रिटर्न ऑन एसेट का इनका गाइडेंस रहता है कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट 4.3% से 4.7% के बीच में रहेगा। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का गाइडेंस होता है 19% से 21%। मतलब यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ गाइडेंस है एक प्रॉपर सस्टेनेबल ग्रोथ गाइडेंस ये लोग रखते हैं और कंसिस्टेंटली अपना काम करते हैं। यदि लोन बुक की ग्रोथ के गाइडेंस की बात करें तो हर 3 साल में इनका लगभग लोन बुक डबल होने का गाइडेंस रहता है और इस गाइडेंस को पिछले कुछ सालों के अंदर एग्जीक्यूट भी किया है और आपने उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के अंदर देखा भी होगा। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे बजाज फाइनेंस के क्वार्टर टू के नंबर्स। अब एक बार दोस्तों नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं एंड क्वार्टर टू के रिजल्ट का थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं। दोस्तों इनका जो लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस था उसको इन्होंने FY 2026 के लिए रिड्यूस कर दिया है। 24-25% की ग्रोथ को रिड्यूस करके लगभग 22 से 23% कर दिया है। एंड सबसे बड़ा कारण बताया है इनकी एमएसएमई लेंडिंग में जो इशू आ रहा है, जो इनका स्मॉल व्हीकल लोन में जो इशू आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको यहाँ पे रीजन बताया है जिसकी वजह से अपना इन्होंने FY 2026 के लिए ग्रोथ गाइडेंस रिड्यूस किया है। एंड दोस्तों इसी स्ट्रेस की वजह से इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से खराब हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था नेट एनपी इनके 0.50% से बढ़ के 0.60% हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गई है, प्रोविजंस भी ज्यादा करने पड़े और उसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो लगभग 25 से 26% के आसपास आना चाहिए था, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके कम हो गए थे, तो उतना डिलीवर नहीं हुआ और प्रॉफिट अमाउंट केवल 23% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक के अंदर क्या अभी भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एंड साथ में ये भी कंपेयर कर लेंगे जो इनकी पीयर लार्ज कैप एनबीएफसी कंपनी जो कंपटीटर है जिसको हम चोला फाइनेंस बोलते हैं, क्या उससे बेटर डील यहाँ पे बन रही है या फिर चोला के अंदर बेटर डील बन रही है। दोस्तों चोला फाइनेंस की लोन बुक ग्रोथ अराउंड 22-23% से ग्रोथ हुई थी। सेम लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे बजाज फाइनेंस बोल रहा है FY 2026 के लिए। दोस्तों बात कर ले एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो चोला फाइनेंस का एसेट क्वालिटी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से थोड़ा खराब हुआ था। उनके ग्रोस एनपीए लगभग 3% से ऊपर थे और नेट एनपीए लगभग 1.90% के आसपास में थे, जबकि यहाँ पे ग्रोस एनपीए लगभग 1.23% के आसपास में है और नेट एनपीए लगभग 0.60% के आसपास में है। तो यदि एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बोले तो हाँ, दोनों एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से खराब हुई है। तो यहाँ पे ऐसे हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि चोला फाइनेंस की एसेट क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, बजाज फाइनेंस की एसेट क्वालिटी ज्यादा खराब है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिटर्न रेशियोज के अराउंड, तो दोनों के रिटर्न रेशियोज अच्छे ही हैं। उसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18 से 20% के आसपास में होता है, बजाज फाइनेंस का भी रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18 से 20% के आसपास में होता है। दोस्तों जो मेजर डिफरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है वैल्यूएशंस का। दोस्तों चोला फाइनेंस का स्टॉक लगभग 5.5 के प्राइस टू बुक की वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, जबकि बजाज फाइनेंस का स्टॉक लगभग 6.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों दोनों एनबीएफसी बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। चोला फाइनेंस साउथ इंडिया के मुर्गप्पा ग्रुप से बिलोंग करती है और बजाज फाइनेंस अपने बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। मतलब दोनों ही एक यू कैन से ब्लू चिप एनबीएफसीज हैं, दोनों लार्ज कैप एनबीएफसीज हैं। दोनों का बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है एंड दोनों की लोन बुक ग्रोथ लगभग 22-23% से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। मतलब दोनों का बिजनेस एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। एसेट क्वालिटी दोनों की खराब हुई है। दोस्तों जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल सेफर साइड के अंदर चलना है कि मैं तो इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और उसके साथ मेरी वेल्थ को ग्रॉथ करना चाहता हूं, वो लोग बजाज फाइनेंस को एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। बट जिन लोगों को वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न है वो लोग चोला फाइनेंस को अपना ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, मेरी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों को खुद की रिसर्च करनी है, खुद का एनालिसिस करना है, उसके बाद में ही डिसाइड करना है कि कौन सा स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिकॉज कैपिटल आपका है, रिस्क आपका है, आपको ही सारा सब कुछ एनालिसिस करने के बाद में ही डिसाइड करना है कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज दोस्तों क्वार्टर टू का अर्निंग सीजन चल रहा है, उनमें से जो कंपनी हाई ग्रोथ रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है उन कंपनीज के क्वार्टर टू का रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।